गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी की 5वीं अध्याय की फर्स्ट क्लास है और अपना चैप्टर का नाम क्या है? साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु, है ना। हम रिटायरमेंट चैप्टर, अवकाश ग्रहण चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कि अवकाश ग्रहण कहलाता क्या है। तो देखेंगे अवकाश ग्रहण से आशय साझेदारी व्यवसाय से जब कोई साझेदार व्यक्तिगत कारण या विशेष कारण से फर्म से पृथक होने का निश्चय करता है तो उसे हम अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, अवकाश ग्रहण कहते हैं उसका व्यक्ति फर्म। अवकाश ग्रहण मतलब होता है फर्म से जाना। ठीक है, तो एक तो स्वेच्छा से जा सकता है अपनी, मतलब किसी भी कारण से, और दूसरा भगवान की इच्छा से हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो ये भी अवकाश ग्रहण की कंडीशन में ही आएगा। मृत्यु अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसी चैप्टर में पढ़ना हमारे लिए। अब देखेंगे आगे, यदि हम बात करते हैं अवकाश ग्रहण की आवश्यकता, तो किसी साझेदार को अवकाश ग्रहण की आवश्यकता क्या होती है या वो फर्म से अवकाश ग्रहण क्यों करता है, कारण उसके। तो देखेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी संलेख के अनुसार एक साझेदार या अधिक साझेदार फर्म से अलग हो सकते हैं, है ना। एक साझेदार या अधिक साझेदार फर्म से अलग हो सकते हैं, परंतु ऐच्छिक साझेदारी की दशा में अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म या अन्य साझेदारों को सूचना देकर फर्म से पृथक हो सकते हैं यदि ऐच्छिक साझेदारी बनी है। ऐच्छिक साझेदारी मतलब होता है जब चाहे फर्म को स्टार्ट कर देना और जब चाहे उसको फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेना या उसको बंद कर देना, है ना। तो फर्म को बंद करना विघटन कहलाता है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, फर्म से अवकाश ग्रहण करना। जब ऐच्छिक साझेदारी होती है तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को सूचना देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर साझेदारों के अवकाश ग्रहण के कारण या आवश्यकता। तो नंबर 1 वृद्धावस्था, है ना, ये दिया हुआ आपका नंबर 1 वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब यदि कोई साझेदार बूढ़ा हो जाता है, भाई बूढ़ा हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, अब उसकी उतनी हिम्मत नहीं है, तो वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है, दूसरा वृद्धावस्था के बाद देखेंगे हम सेकंड पॉइंट आपका अस्वस्थता के कारण। भाई बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन बीमार है, अस्वस्थ है, तो जब कोई साझेदार अस्वस्थ हो जाता है और उसको मालूम कि हम फर्म में काम नहीं कर पा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तब भी वह फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो वृद्धावस्था के कारण, अस्वस्थता के कारण और अन्य साझेदारों से मतभेद होने के कारण। यदि मतभेद मतलब साझेदारों से उनकी बन नहीं रही, भाई शुरुआत में तो बन रही थी लेकिन अब उनकी बन नहीं रही, एक दूसरे से मतभेद हो रहे हैं, वो कुछ और चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो इस वजह से भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अब अन्य साझेदार द्वारा कानून सम्मत कार्य न करने के कारण, यदि कोई साझेदार, भाई 2 साझेदार हैं, ठीक है, ये 3 साझेदार हम मान लेते, 3 साझेदार हैं, ये 3 साझेदार हैं, भाई 2 व्यक्ति जो हैं वो कानून सम्मत कार्य नहीं कर रहे, गैर कानूनी काम करने लगे। मतलब कपड़ों का व्यापार है तो मानते हैं कपड़ों के व्यापार में कपड़ों के साथ साथ वो हथियार, बंदूक वगैरह भी मंगाने लगे। भाई ये साझेदार सीधा साधा है, इसको पता चला कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कानून सम्मत कार्य नहीं है ना, गैर कानूनी काम है, पकड़े जाएंगे तो सब जेल में जाएंगे। तो भाई इसने समझाया होगा इन लोगों के लिए, दोनों को, लेकिन ये लोग नहीं माने। इसने बोला ठीक है हम व्यापार से जा रहे, अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो है फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा, कब? जब अन्य साझेदार द्वारा कानून सम्मत कार्य न करने के कारण। ठीक है, भाई खुद वो फंसेंगे तो फंसेंगे, हम भी फंसेंगे, इसलिए सीधे हम चले जाते हैं। फिर जब व्यवसाय गत कई वर्षों से हानि में चल रहा हो। तो देखो हम जब कोई व्यवसाय करते हैं तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन व्यवसाय जब से स्टार्ट किया आज तक कभी लाभ हुआ ही नहीं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लाभ हो ही नहीं रहा है। तो भाई ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति को लगता है, किसी साझेदार को ऐसा लगता है कि शायद कुछ धोखा हो रहा है, क्योंकि लाभ नहीं हो रहा तो फिर व्यवसाय कैसे चल रहा है। तो क्योंकि लाभ जो है वो व्यवसाय का जीवन रक्त कहलाता है ना। बिना ब्लड के व्यवसाय कैसे, व्यक्ति का शरीर नहीं चल सकता तो व्यवसाय कैसे चलेगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। ये क्या करेगा, व्यक्ति कई वर्षों से हानि हो रही, लाभ हुआ ही नहीं है, तो ये व्यवसाय से, फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अगला, जब कोई साझेदार पागल हो जाए। भाई पागल तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना, अनसाउंड माइंड, दिमागी काम नहीं करता कुछ भी, तो पागल हो जाए तो अवकाश ग्रहण कर सकता है। दिवालिया हो जाए जब कोई साझेदार, मतलब उसकी संपत्तियों से अधिक क्या हो जाए, दायित्व हो जाए,
तब भी वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है दिवालिया के कंडीशन में, या देशद्रोही हो जाए। ठीक है, देशद्रोही क्या कहलाता है कि हम अपने ही देश में रह रहे और उसी देश का बुरा करने के बारे में काम कर रहे हैं। जैसे मान लो अपने भारत में व्यक्ति रहते हैं और भारत में विदेशी व्यक्तियों से, दूसरे व्यक्तियों से हथियार मंगाते हैं, हथियार मंगा रहे हैं, ड्रग्स मंगा रहे हैं और अपने देश के व्यक्तियों, देश में बम ब्लास्ट करवाते हैं, व्यक्तियों को मरवाते हैं, है ना, अफीम चलती, देशद्रोही टाइप के काम करते हैं, अपने देश को नष्ट करने के काम करना। चाहे वो व्यक्ति अपना देश के अंदर का हो या बाहर के, दोनों हो सकते हैं, है ना। चाहे वो भारत का व्यक्ति हो तब भी वो देशद्रोही कहलाएगा, विदेशी व्यक्ति हो तब भी वो देशद्रोही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वो देशद्रोही। हालांकि विदेशी व्यक्ति को हम देशद्रोही नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे देश का ही नहीं है, लेकिन जब हमारे देश का व्यक्ति ऐसा करता है तब उसको हम देशद्रोही कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। भाई दूसरे व्यक्ति हो गए, हमारा जो व्यवसाय चल रहा है उसमें बंदूकें, बम वगैरह मंगा रहे हैं, है ना, व्यवसाय में, तो ये दोनों ऐसा व्यक्ति काम करने लगे हैं तो ये व्यक्ति फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है कि भाई आप देशद्रोही हो गए, हमारे देश को नष्ट करने की सोच रहे हैं, ब्लास्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता। तो ऐसी इन्होंने बोला है कि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कब कर सकता है या उसकी आवश्यकता क्या है, तो ये कंडीशन हमने आपको बता दी है। अब जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो होता क्या है, जो शेष साझेदार बचते हैं उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब वो लाभ हानि अनुपात में जो परिवर्तन आया है वो कई प्रकार से हो सकता है। एक तो यहां पर देखेंगे हम, जाने वाला साझेदार अपना लाभ जो है वो दूसरे साझेदारों को हस्तांतरण करके जाए या बेच कर जाए, हस्तांतरण कर दे, बेच दे, बता दे कि भाई हम इतना आपको देंगे, इतना आपको देंगे, ऐसा बता के जाए, हस्तांतरण करके जाए। या फिर जा रहा है तो कुछ ना कहे, है ना, लाभ के बारे में वो कुछ भी ना कहे कि हम किसको बेच रहे हैं, किसको नहीं बेच रहे, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। ठीक, तो हमें हर कंडीशन में देखना है कि पहला पॉइंट यही होता है कि जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन आता है। यहां पर एक चीज और निकालेंगे, हमें क्या देखना होता है, प्राप्ति अनुपात। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार कुछ त्याग करते हैं, जब एक साझेदार फर्म से जाता है तो शेष साझेदार कुछ प्राप्त करते हैं। तो यहां पर हमें प्राप्ति अनुपात निकालना होगा। क्या निकालेंगे, प्राप्ति अनुपात। और प्राप्ति अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, उसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्राप्ति अनुपात। चल, तो अपन देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। जेड अवकाश ग्रहण करता है और जो अपने हिस्से का 3/5 एक्स भाग एक्स को और 2/5 भाग वाई को हस्तांतरण करता है। मतलब जाने वाला साझेदार अपना भाग बेच के जा रहा है, दे के जा रहा है कि भाई इतना आप ले लो, इतना आप ले लो। नया लाभ हानि, नया अनुपात व लाभ हानि अनुपात हमें बताना है, प्राप्ति अनुपात बताना है। नया अनुपात बताएंगे और प्राप्ति अनुपात। तो सबसे पहले अपन यहां पर लेंगे एक्स वाई तथा जेड का लाभ हानि अनुपात। तीनों का लाभ हानि अनुपात कितना है, तो यहां देखेंगे हम बराबर अनुपात, बराबर बांटते थे वो लोग, मतलब 1:1:1 था। ठीक है, अब जा कौन रहा है, यहां भी देखेंगे जेड अवकाश ग्रहण करता है तो जेड अपने भाग का, तो देखो यहां लिखेंगे हम जेड, सॉरी क्या है, जेड एक्स को अपने भाग का, अपना भाग मतलब जेड का भाग कितना है, एक्स का, जेड का भाग कितना है 1/3। तो जेड एक्स को 1/3 का कितना देगा,
3/5, तो ये लिखा है 3/5। का मतलब क्या होता है? गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 3 एकम 3 और 5 3 15, मतलब x को कितना मिलेगा? 3/15। फिर z y को अपने भाग का मतलब 1/3 का कितना दे रहा है? 1/3 का ये लिखा है 2/5, 2/5 निकालेंगे। का मतलब गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 2 एकम 2 और 5 3 15, इतना मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे x का नया भाग, ठीक है, x का नया भाग। जैसे मान लेते फॉर एग्जाम्पल कि x के पास 10 रुपए थे, ठीक है, और z ने 2 रुपए और दे दिए, तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे? 12। इसका मतलब क्या है कि जो z से उसको मिल रहा है 2 रुपए, वो हम उसके भाग में जोड़ देंगे, तो नया भाग उसका कितना आ जाएगा? 12 रुपए। तो यहां पर भी हमें वही करना है। x का नया भाग पुराना कितना था? पहले मिलता था उसको 1/3, इसमें हम प्लस कर देंगे। z से कितना मिल रहा है? 3/15, ठीक है, 3/15। तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं? लघुत्तम ले सकते हैं, तो गुणा करके भी, या फिर बड़ी संख्या में पहले हम छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो देखो 15 में हम 3 का भाग देंगे, जा रहा ना, 3 5 15, तो 15 ही हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? लघुत्तम। अब 15 लघुत्तम आया है, तो हम क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे पहले 15 में, तो 3 5 15, 5, इसका गुणा ऊपर हम 1 में कर देंगे, तो 5 एकम 5 प्लस। अब फिर 15 का भाग 15 में देंगे, तो 15 एकम 15, 1 का गुणा हम ऊपर करेंगे 3 में, तो 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा? 8/15। या फिर हमारा पुराना वाला तरीका कि 15 3 45 हम लघुत्तम लेंगे और 3 गुणा कर देंगे, 15 एकम 15 और 3 3 9, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर लेंगे हम y का नया भाग, y का नया भाग। y का पुराना भाग कितना था? 1/3, इसमें प्लस कर देंगे। x से कितना मिल रहा है उसको? 2/15, तो यहां पर लघुत्तम लेंगे, इनका भी लघुत्तम कितना आएगा? 15, 3 5 15 और 5 एकम 5 प्लस 15 एकम 15 और 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा? 7/15। यहां लिखेंगे हम x तथा y का नया अनुपात, नया अनुपात। x और y का नया अनुपात, x का कितना है? 8/15, y का कितना है? 7/15, 15 दोनों की समान है, हर है ना, तो यहां पर अपन क्या करेंगे? 8:7 लिख देंगे, ये आ गया। ठीक है, नया अनुपात। अब हमें क्या निकालना है? प्राप्ति अनुपात। तो प्राप्ति अनुपात बराबर हम लिखेंगे यहां पर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो प्राप्त कौन करेगा? शेष साझेदार जो बचे हुए थे, तो x का लेंगे हम। नया अनुपात देखेंगे कितना है? 8/15, ये लिखा है 8 और 7 मतलब 8/15, 8/15। इसमें से माइनस करेंगे, पुराना कितना था? 1/3, 8/15, इसमें से माइनस करेंगे 1/3, इसका भी लघुत्तम 15 आएगा। 15 एकम 15 और 8 एकम 8 माइनस 3 5 15 और 5 एकम 5। ठीक है, नया भाग कितना है इसका? 8, पहले कितने मिलते थे? 5। ठीक है, तो कितना बचेगा? 3/15। फिर निकालेंगे हम y का पुराना भाग, नया भाग कितना है? 7/15 और पुराना भाग कितना है? 1/3। इनका लघुत्तम लेंगे हम, तो कितना आएगा? 15, 15 एकम 15, 7 एकम 7 माइनस 3 5 15 और 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा? 2/15।
मतलब जो प्राप्ति अनुपात है, प्राप्ति अनुपात वो कितना है, 3:2, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता और प्राप्ति अनुपात आपसे पूछता तो आपको ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, 3/15, 3/5 x को उसने दिया है और 2/5 y को दिया है, तो जितना z दे रहा है वही उनका प्राप्ति अनुपात, मतलब 3:2 इनका क्या आ जाएगा, प्राप्ति अनुपात। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको टिक करने के लिए। चले अब आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन, ए, बी एंड सी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 5-4-3 के अनुपात में बांटते हैं। सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और उसका भाग ए व बी 3:2 के अनुपात में लिया। नया अनुपात बताइए। यहां पर लेंगे हम ए, बी तथा सी का लाभ हानि अनुपात। ए, बी तथा सी का लाभ हानि अनुपात कितना, 5-4-3, तो यहां लिखेंगे अपन 5:4:3। ठीक है, अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, सी, और सी के भाग को ए और बी के अनुपात में बांट रहा है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो यहां पर देखो हम लिखेंगे ए का नया भाग, ध्यान देना आप, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में करेंगे, या फिर ऐसा लिखेंगे, डिटेल में कर देते हैं। ए को सी के भाग कितना था, सी का भाग 3/12, तो ए को सी के भाग 3/12 का 3/5, है ना, क्योंकि वो किस अनुपात में बांटते हैं, देखो 3:2, तो 3 और 2 5, 3/5 मतलब 3 त्रिका 9 और 12×5 60, इतना मिलेगा। ठीक है, तो ए को सी के भाग 3/12 का 3/5 मतलब 9/60 मिलेगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बी को सी के भाग 3/12 का 2/5 मतलब 6/60, 12×5 60 मिलेगा, इतना मिलेगा। ठीक, यहां पर तो ए का नया भाग, ए का नया भाग पहले कितना था, 5/12, इसमें प्लस कर देंगे, सी का कितना भाग मिल रहा है उसको, 6/60, इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि 12 का भाग 60 में देंगे तो 12×5 60 जा रहा ना भाग पूरा पूरा, इसलिए 60 ही हम क्या लिख देंगे, लघुत्तम। बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देते हैं, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से डिवाइड हो रही है, भाग जा रहा है, तो फिर वही लघुत्तम कहलाता है। अब 12 का भाग दिया हमने 60 में, तो 12×5 60, और ऊपर हम गुणा कर देंगे 5 में, 5×25 जो भागफल आता है उसका हम गुणा कर देते हैं, तो कितना है 25, प्लस 60 का भाग 60 में एक बार, 60 एकम 60 और 6 एकम 6, मतलब कितना आएगा 31/60। ऐसे लेंगे अपन किसका, बी का नया भाग, बी का नया भाग पुराना कितना था 4/12, इसमें हम प्लस कर देंगे 6/60, जितना उसको उससे मिलना है सी से, तो इनका भी लघुत्तम कितना आ जाएगा 60, 12×5 60, 5 चौको 20, प्लस 60 एकम 60 और 6 एकम 6, तो 26/60 नया अनुपात, नया
अनुपात। ठीक है, पुराने वाले नया अनुपात कितना है पहले का 31:26, क्योंकि दोनों की बटी में 60 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर समान करने के इनका क्या आ जाएगा 31:26, क्योंकि और छोटा नहीं होगा, है ना। अब देखेंगे अपन यहां पर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, 60 एकम 60, यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर देखो कितना मिलेगा, इसको जो भाग मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है ना। 9 बटे कितना है, 9 बटे, हम इसको सुधार देते हैं, है ना, ये 9 है एक्चुअल में, 9/60 है, यहाँ पर कितना है 9, तो यहाँ पर 6 की जगह कितना आ जाएगा, 9 आएगा, 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 34, 25 और 9 कितने होंगे 34, तो यहाँ पर जो त्याग अनुपात आएगा, नया अनुपात जो बनेगा उनका वो चेंज होगा। देखो इनका कितना आ जाएगा, (34:26), इसको हम 2 से काट देंगे तो 17 और 13 इतना आएगा, इनका आंसर इतना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या मिस्टेक था, अपन ने 6 लिख दिया था, है ना, ये 6 था जबकि 9 है, यहाँ 9/60 मिल रहा है, 6/60 तो इसको मिल रहा था। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, थर्ड, ABC एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि किस अनुपात में बांटते हैं, 5:3:2 के अनुपात में। यदि अवकाश ग्रहण करने पर नया अनुपात 5:2 हो तो प्राप्ति अनुपात निकालें। सिंपल है, A, B तथा C का लाभ हानि अनुपात। A, B, C का लाभ हानि अनुपात 5:2:1। फिर अवकाश ग्रहण कौन करता है, यदि अवकाश ग्रहण करने के बाद नया अनुपात, तो अवकाश ग्रहण कौन करता है, यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, इफ द न्यू रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ सी, सी अवकाश ग्रहण करता है ना, सी के अवकाश ग्रहण के बाद, तो ए और बी का, तो ए तथा बी का नया अनुपात, ए और बी का नया अनुपात कितना है, यहां देखेंगे हम 5:2। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम, आप एक बहुत सिंपल बात बता दें, यहां पर 5:2:1 दिया है। ठीक है, नया अनुपात कितना दिया है, 5 और 2, मतलब सी गया तो हमने उसके भाग को भी अलग कर दिया और सी को भी अलग कर दिया, तो नया अनुपात आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आपका प्राप्ति अनुपात भी 5:2 ही आएगा जो उन्होंने कहा है। ठीक है, उन्होंने प्राप्ति अनुपात कहा है, जैसे हम पहले त्याग अनुपात की बात करते थे वैसे यहाँ पर प्राप्ति अनुपात भी निकलता है, देख के, है ना। तो सिंपल सा तरीका है, हमने आपको आंसर बता दिया, निकालेंगे कैसे, प्राप्ति अनुपात बराबर देखो, प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, नए में से हम पुराना घटा देंगे। तो ए का देखेंगे हम पहले, नया अनुपात कितना 5/7, पुराना कितना था 5/8, इनका लघुत्तम अब गुणा करके लेना पड़ेगा क्योंकि 7 का भाग 8 में जाएगा नहीं, तो 7 × 8 = 56, 3 गुणा करेंगे 8 × 5 = 40, 7 × 35, तो 5/56। बी का प्राप्ति अनुपात, नया अनुपात कितना है 2/7, पुराना अनुपात कितना है 2/8, इनका लघुत्तम कितना आएगा 7 × 8 = 56, 13 गुणा 8 दूनी 16 माइनस 7 दूनी 14, तो कितना बचा 2/56, 2/56। तो प्राप्ति अनुपात जो है वो कितना आएगा 5:2। देखो आ गया ना वही। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक कंडीशन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, किन का अनुपात कितना था 5, 5, 2,
1, ए, बी और सी। यहाँ पर सी अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उन्होंने बोला सी को भी अलग कर दिया, उसके भाग को भी अलग कर दिया, तो बचा कितना 5:2। ये नया अनुपात है तो त्याग अनुपात भी कितना आएगा 5:2 ही आ गए। ऐसी कंडीशन होती है जब आप सवाल करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको प्राप्ति अनुपात निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हम निकाल सकते हैं जैसा अभी त्याग अनुपात करते थे। अब एक और चीज, प्राप्ति अनुपात हम निकालते क्यों हैं? तो एक्चुअल में जो प्राप्ति अनुपात है वो जाने वाले साझेदार को हमें ख्याति देना होती है। ख्याति का पैसा क्या करते हैं हम जाने वाले साझेदार को देते हैं, तो हम शेष बचे साझेदारों से ख्याति का पैसा लेते हैं। तो किस अनुपात में लेते हैं? प्राप्ति अनुपात में। ये आपको ध्यान रखना है। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो हम उनको पुराने साझेदारों को ख्याति का पैसा देते हैं और त्याग अनुपात में। लेकिन जब कोई साझेदार फर्म से जाता है तो पुराने शेष साझेदारों से हम क्या लेते हैं? ख्याति का पैसा लेते हैं। और किस अनुपात में लेते हैं? प्राप्ति अनुपात में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, बाकी हम कल देखेंगे।